नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज अराइज्ड, व्हाट इज शेयर। ये अभी तक हमने, जैसे हम कहते थे कि शेयर रिप्रेजेंट्स एन इंटरेस्ट इन ए कंपनी, जनरली ये कहते हैं, लेकिन ये तो टेक्निकल लैंग्वेज में, अगर मैं दोबारा से देखिए, अभी हमने शेयर्स पढ़ लिए हैं, हमने फाइनल अकाउंट्स पढ़ लिए हैं, हमें बैलेंस शीट का पता है, हमें शेयर का पता है, हमें टाइप्स ऑफ शेयर्स का पता है, सब कुछ पता है। और अब हम तभी जाकर के कहां मूव कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स। तो पहले मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं शेयर कहूं तो व्हाट इज शेयर। शेयर इज से इट इज smallest part of capital, right? अब नेचुरली अगर किसी के पास 1,00,000 रुपए की कैपिटल है तो जो इसका सबसे छोटा पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, सिक्योरिटी बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिएगा। तो अब हम इसकी वैल्यूएशन, तो जैसे मैंने कहा, आपने आइकन ऑफ शेयर देखा हो, ऐसा होता है जी, आइकन ऑफ द शेयर। अब हमारे पास अगर थोड़ा सा हम रिव्यू कर रहे हैं एक तरह से, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये पता चल गया कि व्हाट इज ए शेयर, जैसे मैंने कहा कि शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल, शेयर रिप्रेजेंट्स एन इंटरेस्ट इन ए कंपनी, जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उसका उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट होगा कंपनी में। लेकिन अब यहां पे हम वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन से पहले अगर हम बोले 3 तरह की वैल्यूज, एक होती है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, एक होती है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, और थर्ड वन इज जिसकी हम बात कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ द शेयर। तो पहले, अब हम सबसे पहले वैल्यूएशन में थोड़ा सा हम आपसे बात करते हैं कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द फेस वैल्यू। डिटेल में बात करिए, लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूं कि शायद कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने शेयर्स का चैप्टर ना पढ़ा हो। अगर नहीं भी है तो आप पीछे के वीडियोस दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं आपका कंसेप्ट यहां पे क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये आप हैं, मान लीजिए आप एक आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 1,000 रुपीज कैपिटल की जरूरत है, और आपके पास वो कैपिटल नहीं है। अगर वो कैपिटल नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं। तो ये फ्रेंड नंबर 1 के पास गए, उसको बोला भाई आप 250 रुपीज दीजिए। फ्रेंड नंबर 2 के पास गए, उसको कहा आप 250 दीजिए। फ्रेंड नंबर 3 के पास गए, 250 दीजिए। 4 के पास गए, 250 दीजिए। इस तरह से 250 आपने इकट्ठा किया, और इस तरह से 1,000 रुपए आपके पास आ गया, एंड यू स्टार्टेड द बिजनेस। इस तरह से आपके पास जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसे की जरूरत थी, वो आपकी मीट आउट हो गई। अच्छा, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि या तो इस चीज को आप एक डायरी में लिखेंगे या एक बुक में लिखेंगे कि जी मुझे फ्रेंड नंबर 1 से 250 आए, 2 से 250 आए, 3 से 250 आए, 4 से भी 250 रुपीज जो है मेरे पास आ गए हैं। क्योंकि कल को अब आप अगर पैसा वापस करना है या कोई और भी बात आप उन फ्रेंड्स के साथ अपने जब डील करना है, तो नेचुरली वो आपको एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ पे बुक में या डायरी में, वट एवर यू वॉन्ट टू से। उसी तरह से कंपनी भी क्या करती है, कंपनी भी एक बुक मेंटेन करती है। ठीक है जी। अब कंपनी जब बुक मेंटेन करती है तो ऑल्सो मेंटेन्स अ बुक, जिसमें अब वो क्या करती है कि कैसे, अब मान लीजिए कि एक शेयर है, उसकी फेस वैल्यू 250 रुपीज है, तो अमाउंट 250। अच्छा, उसके बाद अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ शेयर्स 25 है, फेस वैल्यू 10 रुपीज, अमाउंट 250। उस तरह से नंबर ऑफ शेयर 250 है, लेकिन फेस वैल्यू 1 रुपीज है, अमाउंट इज 250। तो ये जो फेस वैल्यू है, ये क्या चीज है। अब जैसे मान लीजिए कि अब इस फ्रेंड ने आपको 250 रुपीज दिए, अब आपने, मतलब समझ लीजिए कि आप एक कंपनी है,
आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि मैंने जो 250 रुपीज है उसके बदले में मैंने उसको क्या दिया, एक्नॉलेजमेंट क्या दिया, उसको रसीट कैसी दी। तो अगर तो मान लीजिए कि जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि मोस्टली फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कंपनीज जो है वो 10 रुपीज लेके चलती हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि मान लीजिए कि अगर 10 रुपीज में फेस वैल्यू लूं तो फ्रेंड नंबर 1 से आपने 25, उसको आपने कितने शेयर्स दिए, 25 शेयर्स दिए एट द रेट ऑफ ₹10 विच इज इक्वल टू 250। देखो अमाउंट तीनों का सेम रहा। उसी तरह से फ्रेंड नंबर 2 को अगर मान लीजिए उसका फेस वैल्यू 250 है तो आप उसको एक ही शेयर अलॉट करेंगे। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपका फेस वैल्यू ₹1 है तो आप इसको 250 शेयर। तो अल्टीमेटली मेरा बोलने का मतलब यह है कि जब कंपनी अपने बुक्स मेंटेन करती है और बुक्स मेंटेन करके जिससे जिससे पैसा लिया होता है उसके बदले में जो एक एक्नॉलेजमेंट, एक पीस ऑफ पेपर देती है, उस पीस ऑफ पेपर में उस अमाउंट को कैसे रिकॉर्ड करती है, बस वही तो आपके पास क्या है, फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू का मतलब है वैल्यू ऑफ द कंपनी इन इट्स बुक्स। बुक्स में आप उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं तो देखिए लिखा मैंने, फेस वैल्यू आर एंट्रीज मेड इन कंपनीज बैलेंस शीट फॉर द सेक ऑफ बुक कीपिंग ओनली। ठीक है जी, बुक कीपिंग करने के लिए कंपनी के द्वारा बैलेंस शीट में शेयर्स की जिस वैल्यू के ऊपर एंट्री की जाती है उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। मुझे लगता है अब थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां पे ये है कंपनी की बुक और ये ₹10 का। अब आप शेयर होल्डर या जो फ्रेंड्स हैं इनको आप एक सर्टिफिकेट देंगे और उस सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लिख के देंगे, जैसे मान लीजिए ये है, उसको एक शेयर देंगे, फेस वैल्यू 250 और अमाउंट ऑफ 50। उसी तरह से अगर ये वाला लूं, जैसे मैंने ये वाला लिया, तो शेयर सर्टिफिकेट कितने का होगा, ₹10 का, जो उसके फेस के ऊपर लिखा गया। ये 10 रुपीज उसकी फेस के ऊपर लिखा गया है जब वो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। और कंपनी ने अपनी बुक्स में उसको कितने में रिकॉर्ड किया, ₹10 में। किस डेट को रिकॉर्ड करते हैं, किस डेट को इसको रिकॉर्ड करते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं ऑन द डेट ऑफ द इशूएंस, यानी कि जिस दिन कंपनी को स्टार्ट किया जाता है, जिस दिन शेयर इशू किए जाते हैं उस दिन लिखा जाता है। तो अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल प्राइस भी बोलते हैं। अच्छा, क्या ये फेस वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, ये दिस इज अनदर क्वेश्चन। जनरली मैं आपको बताऊं कि फेस वैल्यू रिमेन फिक्स्ड पूरी लाइफ में, क्योंकि ये ओरिजिनल प्राइस है। लेकिन अगर आप शेयर्स को स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट का मतलब है एक शेयर्स के 2 बना देते हैं, तो उस केस में जब स्टॉक स्प्लिट किया जाता है तब उसका जो फेस वैल्यू है वो चेंज होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये 25 रुपीज, 10 रुपीज फेस वैल्यू, तो अमाउंट 250 हो गया। अगर मान लीजिए कि एक शेयर के आपने 2 बना दिए तो क्या होगा, अब शेयर्स की जो फेस वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ₹5। और अब शेयर्स कितने इशू किए जाएंगे, 50 रुपीज, और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 250। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि फेस वैल्यू को और स्प्लिट कर दिया, ₹1 का शेयर है, तो 250 क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, और दोबारा से 250 का अमाउंट रहेगा। तो ये तभी होता है जब आप स्टॉक को स्प्लिट करते हैं। अगर स्टॉक स्प्लिट नहीं होगा तब तक जो फेस वैल्यू है फिक्स रहेगी। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ स्टॉक है ये रेयर होता है, ओकेजनली होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन राइज होता है कि क्या फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से कम हो सकती है। जनरली बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए फेस वैल्यू 10 रुपीज है और मार्केट में उसका प्राइस 5 रुपीज है, इसका मतलब फेस वैल्यू से कम के ऊपर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में उसको ट्रेड किया जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक को हम ना पेनी स्टॉक बोलते हैं, जो हवा से उड़ जाते हैं। ठीक है जी, दीज आर नोन एज पेनी स्टॉक। मैं वैसे आपको बता रहा हूं नॉलेज के लिए, स्टॉक मार्केट की नॉलेज थोड़ी सी दे रहा हूं। और तभी मैंने बोला कि जो फेस वैल्यू है वो किसी भी डिनोमिनेशन की हो सकती है। तो जैसे मैंने कहा 250 डिनोमिनेशन हो सकता है, 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है। और अगर आप बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो वहां पे आप अगर स्टॉक कोट्स देखते होंगे तो कोट्स में आपको ₹1 का जो सिंबल है, ₹2 का, ₹5 का, ₹10 का, 20 सिंबल से पता लग जाता है कि किस शेयर का जो फेस वैल्यू कितना है। ठीक है जी, कई जगह स्टार सिंबल होता है, कई जगह पे आपके पास, मतलब देयर आर सो मैनी।
और जिसका साथ सिंबल नहीं होता तो उसका मतलब है कि उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज है। इसलिए जनरली आपने देखा होगा कि जब भी आप शेयर्स इशू करते हैं तो फेस वैल्यू जो है मैक्सिमम टाइम आपको कितनी दी रखी होती है, 10 रुपीज दे के रखी होती है। तो आई होप, और जो मैं आपको बता रहा था कि ये हमेशा फेस वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। तो अगर मुझे अब एक टेक्निकल फॉर्म में अगर मुझे ये कहा जाए कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में जो फेस वैल्यू है वो क्या होती है, तो मुझे लगता है ये दो लाइनें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। फेस वैल्यू आर एंट्रीज मेड इन कंपनीज बैलेंस शीट फॉर द सेक ऑफ बुक कीपिंग ओनली। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं स्टैटिक क्यों बोला गया, बिकॉज थ्योरी, बिकॉज फिक्स्ड, ये हमेशा फिक्स्ड रहती है। थ्योरेटिकल नंबर क्या है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिक थ्योरेटिकल नंबर। स्टैटिक थ्योरेटिकल नंबर का मतलब क्या हुआ, क्योंकि वो सिर्फ हम बैलेंस शीट की बुक्स और बैलेंस शीट में बुक कीपिंग पर्पस के लिए ही उसकी एंट्री हम यहां पे करते हैं, इसलिए दिस इज नोन हियर एज थ्योरेटिकल नंबर, क्योंकि एक्चुअल में कुछ और भी हो सकता है। तो दैट्स व्हाई आई कैन कॉल इट एज कि दिस इज थ्योरेटिकल, स्टैटिक थ्योरेटिकल नंबर। अब मुझे लगता है कि आपको फेस वैल्यू का पॉइंट क्लियर हो गया, व्हाट डज इट फेस वैल्यू। ये बस आहिस्ता आहिस्ता हम जो है, जब फेस वैल्यू के बाद लग गई आपको, तो फिर हम आगे की वैल्यूज के ऊपर मूव करेंगे। ओके, अब आ जाइए आप, जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही थी वो थी मार्केट वैल्यू। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये मार्केट वैल्यू क्या होती है। सिंपल है, एक बात मैं आपसे और बता देता हूं यहां पे, जो कि ये जो शेयर्स है, अगर आइकन ऑफ शेयर है, जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में कई बार जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड नहीं होते, अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं। अनलिस्टेड शेयर का मतलब उसका स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिसका बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता। अगर नहीं होता तो उस केस में मार्केट वैल्यू नहीं होगी। तो अब फेस वैल्यू होगा लेकिन मार्केट वैल्यू नहीं होगा ऐसे शेयर्स का। लेकिन जिसकी लिस्टिंग है, जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, उसकी मार्केट वैल्यू होगी। ठीक है जी, यहां तक बात ओके। तो अब हम मार्केट वैल्यू की तरफ को मूव करते हैं। हमने कहा इट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक्स एट विच वी बाय एंड सेल अवर स्टॉक्स। तो ये कौन से शेयर्स होंगे, नेचुरली जो स्टॉक एक्सचेंज में है, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, 24 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, जिसमें भी वो लिस्ट हुआ है, उसके द्वारा जो प्राइस दिखाया जाता है, दैट इज टू बी नोन हियर एज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ओके, अब हमारे पास ये जो मार्केट वैल्यू है, तभी मैंने कहा लिखा लिस्टेड शेयर्स के लिए, अनलिस्टेड का नहीं है। और कहते हैं इट इज विजिबल एवरीवेयर, नो नीड टू कंट्रोल। ये क्या मतलब हुआ। अब देखिए, जब आपका मार्केट में शेयर को ट्रेड किया जाता है, तो उस टाइम जो भी क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइसेस हैं, वो तो आपके पास आजकल बहुत सारे मीडियाज हैं जिसके थ्रू आपको पता लग जाता है कि आज शेयर कितने में ट्रेड हो रहा है। आप टीवी ऑन करिए, आप न्यूज़पेपर देखिएगा, आप मैगजीन्स देखिएगा, बहुत सारी वहां, इसलिए दैट्स व्हाई दीज आर विजिबल एवरीवेयर। तो इस जब सब जगह अवेलेबल है तो हमें क्या जरूरत है उसकी शेयर्स की वैल्यूएशन करने के लिए। ओके, तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इनटू नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। मान लीजिए कि किसी कंपनी का शेयर का प्राइस आज 100 रुपीज है और 1000 शेयर जो है आउटस्टैंडिंग है, तो सिंपल सी बात होगी कि मार्केट वैल्यू उसकी कितनी होगी, 1 लाख रुपए। कल को मान लीजिए वो मार्केट प्राइस कितना हो जाता है, 110, तो मल्टीप्लाई कितने से हो गया, 1000 से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,10,000 रुपए। तो इस तरह से क्या होगा, ये वेरी करता रहेगा। अब कहता है कि जो मार्केट वैल्यू है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्योंकि मुझे फेस वैल्यू से आगे बढ़ना है, इसलिए मैं इसकी हेल्प लूंगा। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू प्लस बिल्ट अप वैल्यू। ओके, अब क्या हो गया, फेस वैल्यू पड़ा, अब हमारे पास बुक वैल्यू आ गया, और प्लस उसके साथ क्या आ गया, बिल्ट अप वैल्यू आ गया। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। अब बुक वैल्यू क्या मतलब होता है, बुक वैल्यू होता है फेस वैल्यू प्लस रिजर्व्स पर शेयर। अब आपको पता है, हमने डिटेल में आपसे डिस्कस किया था कि जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल है प्लस रिजर्व उसके साथ जोड़ देते हैं, तो रिजर्व किसका होता है, इन्हीं का तो होता है।
और ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये रिजर्व है, ये किसका पार्ट होता है सर? ये प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। तो प्रॉफिट का पार्ट होता है, किसका होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट। तो फेस वैल्यू में तो सिर्फ क्या हुआ, जिस दिन कंपनी को द्वारा इसको इश्यू किया गया। लेकिन अगर उसमें हम जो रिजर्व का पार्ट है वो भी अगर उसको पर शेयर उसमें ऐड कर दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा? बुक वैल्यू ऑफ द शेयर आ जाएगा। तो कई स्टूडेंट्स को बस यही कंफ्यूजन रहता है, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, ये क्या चीज है? हमने कोशिश करी थी आपको इक्विटी शेयर कैपिटल में भी इश्यू ऑफ द शेयर्स में डिस्कस करने की, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको नहीं क्लियर है तो यहां बात कर रहा हूं, फेस वैल्यू प्लस रिजर्व्स पर शेयर। ठीक है, ओके। आप देखिए तीनों का इंटर रिलेशनशिप अगर आपको बताऊं मैं तो यहां पे आपको शायद और क्लियर हो जाएगा। फेस वैल्यू क्या कहा जी मैंने? रिमेन्स कांस्टेंट, अभी पढ़ा आपने। वैल्यू बिल्ट ड्यूरिंग स्टार्टअप, जिस दिन कंपनी को स्टार्ट किया उस दिन जो वैल्यू होगी वो उसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। अच्छा, अब उसके बाद क्या आ गया जी? रिजर्व एंड रिजर्व्स पर शेयर। अगर फेस वैल्यू में रिजर्व पर शेयर ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? बुक वैल्यू। ये देखिए ये वाला पोर्शन, बुक वैल्यू। अब व्हेन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज एडेड हियर, रिजर्व्स ग्रोज। सिंपल है। तो रिजर्व्स ग्रोज विद टाइम। So, जब रिजर्व्स ग्रो करते हैं, क्योंकि रिजर्व ग्रो तब करेंगे जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा। जब पैसेज ऑफ टाइम होगा तो जब कंपनी थोड़ा पुरानी हो जाएगी तो उसके साथ जब फेस वैल्यू के साथ रिजर्व पर शेयर भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू आ जाएगी। अब क्लियर हो गया जी फेस वैल्यू और बुक वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है? ओके। अब उसके बाद अगर फेस वैल्यू और बुक वैल्यू, जैसे आप यहां पे कहा, अब बुक वैल्यू आपको पता लग गया फेस वैल्यू प्लस रिजर्व्स पर शेयर, लेकिन बुक वैल्यू के साथ अब बिल्ट अप वैल्यू अगर ऐड कर दी जाए तो क्या होगा? तो वैल्यू बिल्ट अप विद टाइम। ये क्या होता है? ये मैं आपको ये बता देता हूं कि ये विद द पैसेज ऑफ द टाइम, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में स्टॉक जो है वो ट्रेड होता है, जब ट्रेड होता है तो वो किसके अकॉर्डिंगली होता है? डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली होता है। कई बार शेयर की डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम होती है तो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। अगर रिजल्ट अच्छे होंगे तो डिमांड बढ़ जाती है। इस तरह से क्या होता है? वॉलेटिलिटी बनी रहती है, यानी कि शेयर का प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अप्स एंड डाउन्स चले जाते हैं। तो मतलब देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। मैं आपसे अगर मैं कहूं कि बुल मार्केट है तो इट ग्रोज, जब बियर मार्केट होती है तो इट श्रिंक्स। बुल जो है वो आपने देखा बैल, आप डिफेंस कैसे करता है? बैल सींग पे ऊपर उठाता है ना, तो जब मार्केट ऊपर को जाती है तो उसको बोलते हैं बुल मार्केट। बियर कैसे करता है अपने को? अगर तो वो नीचे को ग्राउंड में दबाता है ना, इसलिए इट श्रिंक्स। जिस दिन मार्केट नीचे गिरती है उसको हम बोलते हैं बियर मार्केट। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये वैल्यूज बिल्ट अप विद द टाइम। टाइम के साथ साथ एक एक आदि न्यूज के साथ साथ जब शेयर के प्राइस जो है वो अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इसी को तो हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं। इसी को तो हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिल्ट अप वैल्यू। ठीक है जी, दिस इज नोन एज बिल्ट अप वैल्यू। अब क्या हो गया? फेस वैल्यू प्लस रिजर्व्स पर शेयर, और यहां सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, उसको बोलते हैं बिल्ट अप वैल्यू। तो ये बुक वैल्यू के साथ अगर बिल्ट अप वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगी? मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है जी, तो इसलिए स्टॉक प्राइस में जो लिस्टेड होते हैं स्टॉक्स, स्टॉक एक्सचेंजेस में जो लिस्टेड होते हैं, उनका जो प्राइस होता है उसमें ये सारे फैक्टर्स जो हैं, तीनों फैक्टर्स होंगे, तब जाकर के वो प्राइस कोट किया जाता है। So this is to be known here as a relationship between market value, face value and book value of the share. तो मुझे लगता है कि अब आपको यहां पे मार्केट वैल्यू का भी पता चल गया कि मार्केट वैल्यू क्या है। तो अब आप बोलेंगे कि जी जब हमें फेस वैल्यू का पता है, हमें मार्केट वैल्यू का पता है, तो फिर हमें वैल्यूएशन करने की जरूरत क्या है? वाई वी हैव टू गो फॉर द वैल्यूएशन? क्योंकि देयर आर सो मेनी मेथड्स थ्रू विच वी कैन गो फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स। देयर आर नंबर ऑफ द वेज। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, अब हम कहां चल रहे हैं? ट्रू वैल्यू की तरफ को। ठीक है जी, रियल वैल्यू। ये देखिए, अब यहां पे हम क्या गया? फेस वैल्यू क्लियर हो गया आपको, मार्केट वैल्यू क्लियर हो गया। अब हम कहां चल रहे हैं? रियल वैल्यू, जो जिसका मेन फोकस ये है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए हमें इसकी नॉलेज होना जरूरी है। तो ट्रू वैल्यू क्या है? इसको हम बोलते हैं इनहेरेंट वैल्यू। और ये जो है दिस इज लिक्विड एंड रियल नंबर, जो एक्चुअल नंबर्स हैं।
लिक्विड इन द सेंस एवरी टाइम जब आप इसको सेल करेंगे, इमीडिएटली अगर आप सेल कर दें तो भी आपके पास ये वैल्यू इमीडिएटली मिल जाएगी। मार्केट वैल्यू है, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर है, मार्केट की फ्लक्चुएशंस क्या है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मतलब रियल वैल्यू का अगर मैं आपको थोड़ी सी बात करूं कि अगर मैं इतने सी बात करता हूं कि अगर कंपनी को टुकड़े टुकड़े करके बेचने के बाद और सारी लाइबिलिटीज को मीट आउट करने के बाद लास्ट में जितना अमाउंट बचेगा, अगर उसको हम इक्विटी शेयर्स में दे दिया जाएगा तो उसी को हम एक तरह से रियल वैल्यू बोलते हैं। दैट इज नोन हियर एज इनहेरिएंट वैल्यू। तो आप देख लीजिए, इकट्ठा नहीं, मैं कह रहा हूं टुकड़े टुकड़े करके बेचना चाहिए। एक एक एसेट को आप अलग अलग करके उसको बेच दीजिएगा, फिर लास्ट में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के और सारी लाइबिलिटीज को मीट आउट कर दीजिएगा। इसलिए हम कहते हैं इसको लिक्विड एंड रियल नंबर। तभी आएंगे ना आपके पास एक्चुअल नंबर क्या होगा। द मोस्ट डिफिकल्ट इज टू एस्टिमेट ट्रू वैल्यू ऑफ द स्टॉक। अब ट्रू वैल्यू ऑफ द स्टॉक के पीछे हम क्यों लगे होते हैं, ये है। और हमारा जो चैप्टर है वो भी फोकस किसके ऊपर करेगा, इसी ट्रू वैल्यू के ऊपर करेगा। इसी की हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन के ऊपर। वैसे होना क्या चाहिए, अब आपने यहां देखा कि आइडियली स्पीकिंग मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक शुड बी इक्वल टू द रियल वैल्यू, क्योंकि सारे फैक्टर्स तो इसके अंदर आ रहे हैं। तो फिर मार्केट प्राइस और रियल वैल्यू के बीच में जो है वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, बट इन रियल वर्ल्ड स्टॉक्स डू नॉट ऑलवेज ट्रेड एट इट्स ट्रू वैल्यू। जो उसकी ट्रू वैल्यू है उसके ऊपर वो ट्रेड नहीं होते। फिर क्या होते हैं, देखिए अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंस होगा। इट मीन देयर वुड बी अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड द रियल वैल्यू। अब क्या हो सकता है, देखिए अब यहां पे, अब ये मान लीजिए कि एक स्टॉक ए है और एक कंपनी ए स्टॉक बी है। मार्केट वैल्यू इतनी है और ट्रू वैल्यू इतनी है, ये देखिए डिफरेंस है। अब अगर मार्केट वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में डिफरेंस है तो मार्केट वैल्यू तो मुझे मिल गया, कोटेड प्राइस, अब मुझे पता है, लेकिन मेरे पास ट्रू वैल्यू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब मार्केट वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा होती है तो उसको हम ओवर वैल्यूड स्टॉक बोलते हैं, यानी कि अपनी औकात से बाहर है। मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड ओवर वैल्यूड शेयर। जो ओवर वैल्यूड शेयर होते हैं ना, उनको क्या कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए, यहां पे सेल कर देना चाहिए। ये बता रहा हूं आपको एक स्ट्रेटजी। अब यहां देखिए, मार्केट वैल्यू कम है और क्या है, ट्रू वैल्यू ज्यादा है। अगर ऐसे शेयर्स हों तो ये बाई कर लेने चाहिए, क्योंकि एक दिन वो यहां जाएगा और ये जो शेयर है यहां से यहां आएगा। तो ऐसे शेयर्स को आपको क्या कर लेना चाहिए, बाई कर लेना चाहिए। लेकिन सर बाई और सेल तो ठीक है, तो मार्केट प्राइस इज लेसर देन ट्रू वैल्यू, लेकिन ये तो तभी पता चलेगा जब मेरे पास ट्रू वैल्यू होगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब तक मेरे पास ट्रू वैल्यू नहीं होगी तब तक मैं उसका कंपैरिजन नहीं कर सकता। सही बात है। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको बाई और सेल की स्ट्रेटजी बताई। इसी को हम अंडर वैल्यूड शेयर होते हैं। तो हमेशा बोलते हैं ना कि शेयर कौन सा खरीदना चाहिए, अंडर वैल्यूड खरीदना चाहिए। तो इसी को क्या करते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस और ट्रू वैल्यू इज द परसीव्ड मिस प्राइसिंग। क्योंकि हमेशा हम फ्यूचर के बारे में, अब मेरी परसेप्शन है कि ये शेयर का प्राइस ये होना चाहिए, दूसरे का परसेप्शन है ये होना चाहिए, तीसरे का परसेप्शन है ये होना चाहिए। इस तरह से डिफरेंट पर्संस के क्या होंगे, डिफरेंट परसेप्शंस हैं। तो जब डिफरेंट परसेप्शंस हैं, इसलिए इन दोनों के बीच के जो है वो डिफरेंस होता है। मार्केट प्राइस जो मैंने आपको बताया था, बिल्ट अप फैक्टर्स जो है, तो ये इसी को हम मिस परसीव्ड मिस प्राइसिंग बोलते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि जब तक हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए एस्टिमेटिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज ए स्पेशल स्किल एंड मस्ट बी लर्न्ड। जब तक मेरे पास ये नहीं होगा तब तक मैं स्ट्रेटजी नहीं बना सकता। इसलिए देखिए यहां पे ये फ्लक्चुएट कर रहा है, तराजू है, ये मार्केट प्राइस है, ये ट्रू वैल्यू है। कभी ये इधर को होगा, कभी इधर को होगा, कभी इधर होगा, कभी होगा। तो इसलिए ट्रू वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ही तो हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो ट्रू वैल्यू का मतलब है उसकी औकात कितनी है कंपनी की, यानी कि उसकी इनहेरिएंट वैल्यू कितनी है, खोखलापन नहीं। एक्चुअल में जो मैंने आपको बताया कि कंपनी को टुकड़े टुकड़े करके बेचने के बाद और लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद लास्ट में कितना पैसा बचा है जो इक्विटी शेयर्स के का है, बस वही उसकी रियल वैल्यू होगी। दैट इज ओनली टू बी कंसिडर्ड हियर एज अ रियल वैल्यू ऑफ द शेयर। ओके,
तो अब हम जो वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स की बात कर रहे थे हम, तो हम अब जो थोड़ा सा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हुआ, तो अब आपको पता लग गया मैं किसकी बात कर रहा हूं, ट्रू वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो वैल्यूएशन ऑफ द शेयर इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग द ट्रू वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर। अब देखिए, इस दो लाइनों को पढ़ने के लिए हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ा। तो अब मुझे लगता है कि अंडरस्टूड हो गया होगा कि द वैल्यूएशन ऑफ द शेयर इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग द ट्रू वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर। ना मैं तो फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं, ना मैं मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ट्रू वैल्यू की बात। ओके, अब थोड़ी सी बातें मैंने आपसे बात करी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि नीड फॉर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ी है। देखो, वैल्यूएशन की जरूरत, अभी हम बहुत सारे चैप्टर जो है आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज यहां पे देना चाहता हूं कि जनरली हम इसकी जरूरत क्यों पड़ती रहती है। देखिए, व्हेन टू और मोर कंपनीज अमलगामेट, अमलगामेशन का मतलब होता है जब ए कंपनी और बी कंपनी आपस में मिल जाती है, उसको अमलगामेशन बोलते हैं। जब एक बी कंपनी बड़ी, बी जो है छोटी कंपनी है ए, अगर ए कंपनी बी कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो उसको हम एक्विजिशन बोलते हैं। तो एक्विजिशन ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी। उसी तरह से अमलगामेशन का पार्ट है एक मर्जर, एक होता है एक्विजिशन। आजकल चैप्टर का नाम आ गया है मर्जर एंड एक्विजिशन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि कंपनी डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू गो फॉर द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बिकॉज दे हैव टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, यानी कि शेयर्स की फ्रेश वैल्यूएशन करना चाहते हैं, यानी कि जो कंपनी है वो अपने जो फैट्स है वो खत्म करना चाहती है। समझ रहे हो मेरी बात, फैट्स खत्म करने का मतलब, यानी कि ओवर वैल्यूएशन हो चुकी है। जब कंपनी ओवर वैल्यूएशन होती है तो उसकी अपनी रीस्ट्रक्चरिंग करती है। जब रीस्ट्रक्चरिंग करती है तो जितने भी शेयर्स के प्राइसेस होते हैं उसको हम दोबारा से क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं, उसको फ्रेश वैल्यूएशन बोलते हैं। और जब एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ अमलगामेट किया जाएगा तो जब एक मान लीजिए तीसरी कंपनी बनती है सी कंपनी, तो इनके शेयर्स को इसके शेयर्स के साथ, इसकी कितनी वैल्यू है, इसकी कितनी वैल्यू है, तब जाकर के हम सी कंपनी बना सकते हैं। उसी तरह से अगर बी कंपनी जो है वो छोटी कंपनी है, ए कंपनी बड़ी कंपनी है, तो अगर ये इस कंपनी को एक्वायर करना चाहती है तो कितनी वैल्यू के ऊपर एक्वायर करे, तभी पता चलेगा जब उसकी ट्रू वैल्यू हमारे पास नजर आएगी। मार्केट वैल्यू से नहीं। मार्केट वैल्यू आज कुछ और है, कल कुछ और है, बहुत सारे फैक्टर्स मैंने बताया, डिमांड एंड सप्लाई है, मुझे तो एक्चुअल चाहिए। इसलिए दिस फॉर्म ए फेयर एंड इक्विटेबल बेसिस फॉर वैल्यूएशन ऑफ ट्रांसफरिंग द शेयर्स, क्योंकि एक कंपनी के शेयर दूसरे में ट्रांसफर करने हैं, दोनों के ट्रांसफर करके नई कंपनी बनानी है, उसी कंपनी के शेयर्स को हमने फ्रेश वैल्यूएशन करनी है, जैसे रिकंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हम जो शेयर होल्डर छोड़ के जा रहे हैं उनको उनकी जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है उनके राइट्स को हमने प्रोटेक्ट करना है, उनकी जो पेमेंट है वो एज पर वैल्यूएशन ऑफ द शेयर होनी चाहिए अब रिगार्डिंग देयर होल्डिंग्स। इसलिए हमें क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू चाहिए। एक आपने पढ़ा था ESOP बोलते थे हम, है ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। उसी तरह से क्या है, आपने पढ़ा था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते थे, वो बोलते थे जो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे आफ्टर ए पार्टिकुलर टाइम। मान लीजिए कि आज आपने शेयर्स खरीदे 2000 में, तो 2005 में जो है वो ऑटोमेटिकली किस में हो जाएंगे, आप आज आपने एक शेयर खरीदा प्रेफरेंस शेयर, और ये 5 साल के बाद जो है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन भाई अब अगर आपने ये जो एक शेयर खरीदा है 5 साल के बाद, उसको आपने जब कन्वर्ट करना है तो किस रेशियो के ऊपर करोगे, कौन सी एक्सचेंज रेशियो होगी, तो एक्सचेंज रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपको के पास क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू चाहिए ना, उसकी एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तभी आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आप बताइए मुझे ट्रू वैल्यूएशन चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए जब मैं डिवेंचर्स, जो मेरे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, उनको भी अगर मुझे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है तो मुझे एक एक्सचेंज रेशियो की जरूरत पड़ेगी, और वो जो एक्सचेंज रेशियो है वो तभी कन्वर्ट होगी अगर मुझे जो शेयर्स हैं उनकी ट्रू वैल्यू पता होगी। ठीक है जी। इसलिए कई बार आपने सुना होगा 2:1 कि जी 2 शेयर की जगह पर उसको सिर्फ एक ही शेयर मिला। क्यों मिला, क्योंकि वो किसके ऊपर बेस्ड हुआ, वो ट्रू वैल्यू के ऊपर बेस्ड हुआ। कई बार आप क्या करते हैं, रेजिंग ऑफ लोन बेस्ड ऑन द शेयर्स प्लेस्ड एंड सिक्योरिटी, आप क्या करते हैं अपने शेयर्स को एक सिक्योरिटी फॉर्म में बैंक के पास रख देते हैं, बैंक या किसी के पास रख देते हैं। लेकिन अब बैंक आपको कितने का लोन देगा,
वो आपका मार्केट वैल्यू नहीं देखेगा, वो आपका फेस वैल्यू नहीं देखेगा, क्योंकि वो तो थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं। हमें तो एक्चुअल वैल्यू चाहिए। इसलिए भी कई बार जो बैंक है वो पहले आपके जो शेयर्स है उसकी ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कराता है, वो शेयर्स की वैल्यूएशन कराता है, तब उतने का आपको लोन पे करेगा। देन इश्यू ऑफ द बोनस शेयर और राइट शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। आपने देखा होगा कि बोनस शेयर्स इश्यू किए जाते हैं, राइट शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इश्यू किए जाते हैं। तो कितने शेयर्स जो है उसको बोनस शेयर दिए जाए, उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, पहले शेयर्स की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। अंडर स्कीम ऑफ नेशनलाइजेशन, जब एक कंपनी को गवर्नमेंट के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता है तो उसको हम नेशनलाइजेशन बोलते हैं। जब नेशनलाइजेशन की जाती है तो उस केस में भी हम कितना अमाउंट जो है उसको पे करें, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, वैल्यूएशन ऑफ शेयर चाहिए। उसी तरह से टैक्स असेसमेंट अंडर वेल्थ टैक्स। अब जो है वेल्थ टैक्स एक तरह से खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जो वेल्थ टैक्स है कि एक कंपनी के पास कितनी वेल्थ पड़ी है, तो वो तो उसकी एसेट एंड लाइबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, वो भी शेयर्स की ट्रू वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। तो आप बताइए, एक मैंने बाई और सेल की स्ट्रेटजी आपको बता दी थी, लेकिन इसके अलावा भी जिसके पर्पज के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें शेयर की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो ये मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ द शेयर। अभी मैंने बताया डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर्स, नेचर ऑफ द कंपनीज बिजनेस, आईटी कंपनी है, एफएमसीजी है, फार्मास्यूटिकल है, डिफेंसिव है, मतलब दीज आर द इनकम यील्डिंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, ये बाद में भी आपको काम आ सकते हैं। कितना कंपनी की कितनी कैपेसिटी है कि कितनी इनकम वो अर्न कर सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस की अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पॉसिबिलिटी ऑफ द न्यू कंपटीशन, ये हमारे पास जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस है। उसके बाद है फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस। जैसे मान लीजिए अब हमारे पास कोविड-19 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट, इसको बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। ये होता है फाइनेंशियल इन्वायरमेंट, ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब किसको क्या बताता है कि कोविड-19 आ जाएगा जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट होगा, लेकिन इसमें कौन सी कंपनीज ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं, कौन सी कंपनी ने इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया है, ये सारी बातें जो है वो, दिस आल्सो अनदर फैक्टर which is affecting the valuation of the share. Percentage of dividend declared on the shares. How much percentage is given as a dividend out of the shares of the company is also one of the factors which is affecting the valuation of the share. But this is the fact that there is no free market for unquoted shares. यानी कि जितने भी आपके पास जो मैंने अनलिस्टेड कंपनीज की बात करी, वो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स जो हैं वो यहां पे काउंट नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास अगर ये फैक्टर्स हैं, हमें बैकग्राउंड भी पता है कि हाँ हमें वैल्यूएशन करनी है, व्हाट आर द फैक्टर्स, लेकिन अब आपको हमने एक एक्सपर्ट बनाना है। जैसे मैंने कहा कि एस्टिमेटिंग ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ ए स्टॉक इज ए स्पेशल स्किल एंड मस्ट बी लर्नड। तो अब आपको उसको सीखना है, तो उसको सीखने के लिए अब हमारे पास ये आ जाते हैं वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स के मेथड्स। तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स। देखिए यहां पे हमारे पास ये एक मेथड है नेट एसेट मेथड, दूसरा मेथड आपका यील्ड मेथड। जिसको इन दोनों की नॉलेज होगी उसको तीसरे की तो नॉलेज हो गई। फेयर वैल्यू मेथड कुछ नहीं है, इन दोनों का जो एवरेज है उसी को हम फेयर वैल्यू मेथड बोलते हैं। जो नेट एसेट मेथड होता है, नेट एसेट मेथड के ये डुप्लीकेट नाम है, इन नामों से भी उसको पुकारा जा सकता है। तो आपने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना कि एग्जाम में जी एक क्वेश्चन तो नेट एसेट का नहीं आया था, इसका आया था। तो देखिए इसका नाम होता है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, बैलेंस शीट मेथड, नेट वर्थ मेथड, एसेट बैकिंग मेथड। तो इन नामों से भी अगर हम इसको पुकारें तो समझ लीजिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, नेट एसेट मेथड की बात कर रहे हैं। यील्ड मेथड है जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिविडेंड, इसके दो फैक्टर्स होंगे और रेट ऑफ अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड करेगा ये। तो यील्ड मेथड के हमारे पास डुप्लीकेट नेम, इन नामों से भी इसको पुकारा जा सकता है, दैट इज अर्निंग कैपेसिटी मेथड, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड एंड डिविडेंड यील्ड मेथड। ये इसका डुप्लीकेट नाम है। उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि फेयर वैल्यू मेथड, यानी कि डुप्लीकेट नेम क्या हुआ, एवरेज। एवरेज किसका, नेट एसेट मेथड और यील्ड मेथड का, दोनों का अगर मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज निकाल करके जो, क्योंकि कई बार होता है कि
ये इसके साथ कई कहते हैं कि नहीं, इसके साथ जो हमने वैल्यूएशन करी हम इसको नहीं मानते। कई बोलते हैं इसके साथ वैल्यूएशन करी इसको नहीं मानते। कोई बात नहीं, वो कहता है दोनों मेथड का जो एवरेज होगा वो मेरा फेयर वैल्यू मेथड होगा, इसलिए इट इज आल्सो टू बी नोन हियर एज एन एवरेज मेथड। तो देखिए अब हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का हमें जो अभी तक पता चला वो है कि व्हाट इज शेयर, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, what is the book value of the share, what is the market value of the share। जब इतनी वैल्यूज होने के बावजूद भी हमें किसकी ओर जाना पड़ रहा है, रियल वैल्यू ऑफ द शेयर, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी वो हमने कंसेप्ट जो है आपसे डिस्कस किया, क्योंकि जो मार्केट प्राइस है वो हमेशा ट्रू वैल्यू से कई बार आगे पीछे होता है, या ज्यादा होगा या कम होगा। अगर ज्यादा और कम है तो फिर वो परेशानी करेगा, इसलिए हमें ट्रू वैल्यू के ऊपर ही जाना है। फिर हमने डिस्कस किया कि उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों हम वैल्यूएशन की तरफ को जा रहे हैं। एंड फिर देन आफ्टर दैट इन द लास्ट वी डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग। तो लेकिन अब आपको एक स्किल, एक एक्सपर्ट बनाना है, तो एक्सपर्ट के लिए अब हमें मेथड्स फॉलो करने पड़ेंगे कि इन मेथड के थ्रू हम स्टॉक की वैल्यूएशन कर सके, उसकी ट्रू वैल्यू की कैलकुलेशन कर सके। तो अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर से हम यहां से स्टार्ट करेंगे नेट एसेट मेथड से, फिर हम चलेंगे यील्ड मेथड में, और फिर लास्ट में हम चलेंगे फेयर वैल्यू मेथड की तरफ को। तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं।